सुप्रभात बच्चों। आज हम भारत की खोज का पहला अध्याय अहमदनगर का किला पढ़ने जा रहे हैं और यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। कह सकते हैं कि उनके द्वारा मूल रूप में यह पुस्तक लिखी गई थी। यह उनकी जेल यात्राओं के अंशों का चित्रण है और भारत के विषय में उनकी अपनी जो समझ है, अपना जो नज़रिया है, उसके विषय में इस किताब में चित्रण हुआ है। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला अध्याय अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी यह 9वीं यात्रा है जेल की और अब वो अहमदनगर के किले में पहुँचे हैं और ऐसा लग रहा है मानो अंधियारी रात में दुधियाता हुआ चांद उनका स्वागत कर रहा है। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। कौन उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है? चांद। क्योंकि लेखक जब भी अकेला होता है तो जवाहरलाल नेहरू जी जब भी अकेले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर बैठकर चांद को निहारते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि चांद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर है। सहचर यानी साथ चलने वाला। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता की लड़ाई में जहाँ पर हमारे देश के सेनानी या फिर नेता जो कि देश हित में कार्यरत थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी जेल यात्राएं करनी पड़ी और उस चांद को देखकर जवाहरलाल नेहरू जी के मन में यह बात बार बार आती थी कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और कहीं ना कहीं इस अंधियारे यानी स्वतंत्रता के अंधियारे के बाद कभी न कभी स्वतंत्रता का उजाला अवश्य आएगा और उन्हें अपने मन को छोटा नहीं करना, दुखी नहीं होना। ठीक है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। यानी कि जो नेहरू जी हैं वो अन्य जेलों में भी बागवानी करते थे और उन्होंने यहाँ पर भी बागवानी का कार्य शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुरानी, मलबे और अवशेषों से भरी हुई। क्योंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की भी संधियाँ देखी। यानी कि अहमदनगर का जो किला है वो एक इतिहास स्थल भी है और कहीं ना कहीं उसमें इतिहास से जुड़े कई युद्ध और राजमहलों में जो संधियाँ हुई हैं, ठीक है, उनको देखा है, जो कि कहीं ना कहीं उनके विनाश का कारण थी। मतलब कई राजमहलों के पतन को भी इस इतिहास में दर्ज हैं या फिर इस स्थल ने देखा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। ठीक है। चांद बीवी बहुत ही साहसी थी, बहुत सुंदर थी और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व अकबर की शाही सेना के विरुद्ध किया
खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। अब नेहरू जी कह रहे हैं कि इस स्थल में कई मतलब खुदाई के दौरान कई ऐसी दबी हुई इमारतें, गुंबदें मिले जो कि कितने ही इतिहास या फिर कितने अपने समय के इतिहास को व्यक्त करती हैं। और उन्हें खुदाई क्या हुआ, अधिकारियों से उनको खुदाई की मंजूरी मिल गई और उनके पास उन्होंने काम को जारी रखा। और जो लेखक हैं, अब उन्होंने क्या किया, मतलब हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से मंजूरी मिली और न हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। यानी कि अब जहाँ तक लेखक बागवानी के दौरान उन्होंने खुदाई की और उन्होंने पाया कि वहाँ पर दीवारों के टुकड़े और कुछ गुंबदों के टुकड़े मिले हैं, तो जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने उन्हें खुदाई करने से मना कर दिया और ना ही उनके पास कुछ ऐसे साधन थे। तो अब लेखक ने कलम उठा ली और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और वो भारत को अपने नज़रिए से देख रहे थे और उसके विषय में लिख रहे थे। और उससे लिखने से पूर्व उन्होंने ये कहा कि मैं किसी इतिहासकार की तरह विद्वान नहीं हूँ जो कि इतिहास को एक सिस्टमेटिक ढंग से या फिर क्रमबद्ध तरीके से लिख सकूँ। और उन्होंने अपनी बात को कहते हुए गेटे का उदाहरण दिया। गेटे एक इतिहासकार हैं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इसे आगे पढ़ेंगे और हमने अतीत का भार का पढ़ा। अगली बार हम अतीत का दबाव पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।